Assalamu alaikum students. Welcome again in the class of inorganic chemistry. Uh, this lecture is the continuity of the previous lecture, and as you can see, this presentation is submitted by Memuna. And so today we are going to discuss different solubility parameters, solubility rules, and why we need non-aqueous solvents. So this is going to be an important and interesting lecture. So what are solubility parameters? Okay, the solubility behavior of an unknown substance often gives us a clue to the identification and the change in solubility of a known material can provide essential information about its characteristics. तो एक्चुअली क्या है कि ये सारा जो है एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन पे बेस करता है। ज़ाहिर है कि अगर हमें किसी भी अननोन सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी बिहेवियर डिटरमिन करना है, सो वी हैव टू सेट सम प्रोटोकॉल्स, वी हैव टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स, और इससे हमें उस सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करने के सिलसिले में मदद मिलती है, और इसके अलावा किस तरह से एक नॉन मटेरियल की इनसॉल्युबिलिटी या solubility behavior change होता है. This can provide us essential information about the characteristic of that substance. अच्छा जी, जो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट है, दिस डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स. इसमें एवेपोरेटिव फैक्टर इंक्लूड करता है, सॉल्यूशन विस्कोसिटी, इसके अलावा एनवायरमेंटल एंड हेल्थ कंसर्न. सो एनवायरमेंटल एंड हेल्थ कंसर्न, दीज आर द मेजर इश्यूज. वी फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ काम कर रहे हैं तो हमें ये बात जहन में रखनी होगी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, दीज आर वेरी वेरी डेंजरस, and we can use only a limited amount of that solvent. और सोल्यूशन विस्कोसिटी भी इम्पॉर्टेंट है. जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतनी ही उसमें कम टेंडेंसी होगी किसी भी सल्यूट को सॉलिबलाइज करने की. एवापोरेशन रेट इज़ अनदर फैक्टर. अगर कोई सॉल्वेंट ज़्यादा ही उसका एवापोरेशन रेट ज़्यादा है तो ज़ाहिर है दिस विल नॉट बी अ गुड सॉल्वेंट. The effectiveness of a solvent depends on its ability to adequately dissolve one material while leaving other materials unaffected. So this is another fact. This is another factor on the base of which we have to decide that which solvent we should use. अच्छा, अब इसमें अगर तो हम हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है, वी हैव अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस मिक्सचर को हम सेपरेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें फिर एक ऐसा सॉल्वेंट चूज़ करना पड़ेगा कि उस मिक्सचर में से एक सब्सटेंस उसमें सॉल्युबल हो और दूसरा ना हो. सो दिस इज़ वन ऑफ द सिचुएशन. लेकिन कई दफ़ा ज़ाहिर है हमारे पास एक ही सल्यूट होता है, तो फिर हमने सिर्फ उसी सल्यूट को मद्देनज़र रखते हुए सॉल्वेंट को चूज़ करना होता है. जो यूनिवर्सल क्राइटेरिया है वो लाइक डिजॉल्व लाइक है, यानी पोलर पोलर में सॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर सल्यूट्स नॉन पोलर सल्यूट्स में सॉल्युबल होते हैं. ये बड़ी इंटरेस्टिंग यानी एक तरह का प्रोवर्ब है, सीट ऑफ द पेंट्स मेथड्स. तो एक्चुअली दीज आर द मेथड्स विच आर बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है. तो कई दफ़ा एक्चुअली हमें ऐसी सिचुएशन पेश आ जाती है कि हमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे ही सॉल्वेंट को चूज़ करना होता है, और फिर कोई सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, कोई सॉल्युबिलिटी रूल हेल्पफुल नहीं होता. लेकिन ये वाले मेथड्स जो होते हैं ये सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे होते हैं, और इनको डेजिग्नेट करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक रूल अप्लाई नहीं होता. मेरे पीएचडी के वर्क में ऐसा हुआ था कि मेरे पास जो मेरा सल्यूट था ट्राइमट्रीन, इट वाज इनसॉल्युबल इन मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट्स, और सिर्फ ये डाईमिथाइल सल्फ ऑक्साइड में सॉल्युबल होता था. अब उसकी वजह से क्या था कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था विच वाज हाईली पॉइजनस,
और मेरे ज़्यादातर जो लैब मेट्स थे दे वर ऑफ द व्यू दैट दिस प्रोजेक्ट विल बी अ फेलियर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी पीएचडी जो है इसी के ऊपर है। और ना सिर्फ कि ये मेथड चला विच वाज बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बल्कि फ्लॉरिश भी किया। सो लेकिन आम तौर पे एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम इज ऑफ्टन नीडेड दैट कैन फैसिलिटेट द एक्यूरेट प्रिडिक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्युबिलिटी बिहेवियर। सो ऑफ कोर्स जो भी चीज़ ल्यूड या सॉल्वेंट के तौर पर आप यूज़ कर रहे हैं और वो क्यों एक दूसरे में सॉलिबलाइज हो रही है या नहीं हो रही, तो आपको इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। Properties of solvents for determining the ability of solvent to solvate solute। तो अब इसमें इनमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हैं we have already discussed in the previous lecture, so there is no single property, there are mixture of properties, and this depends upon the nature of solvent and solute as well, right? तो अब इसमें क्या है, a solvent which effectively solvates cations may solvate anion only poorly and vice versa। ठीक है, तो अब पिछले लेक्चर में जैसा कि हमने वो सिलेक्टिव हेट्रोसेलेक्टिव सॉल्वेशन एंड होमोसेलेक्टिव सॉल्वेशन में हमने देखा था कि किस तरह से दो सॉल्वेंट्स दो सॉल्वेंट एक सॉल्वेंट मिक्सचर में जिसमें दो सॉल्वेंट्स थे, उनमें से एक एनाइन को सॉल्वेट कर रहा था और एक केटाइन को। तो इसीलिए यहाँ पर यह है कि एक सॉल्वेंट जो है हो सकता है केटाइन को प्रीफरेबली सॉल्वेट करे और दूसरा सॉल्वेंट एनाइन को प्रीफरेबली सॉल्वेट करे। तो जो प्रॉपर्टीज हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, लीवस एसिडिटी ऑफ द केटाइन है, द एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेंट स्ट्रक्चर है, डिस्पर्शन फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑल दीज फोर्सेस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल। ओके, तो अब इसमें हम इसको ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटर्मिनिंग द एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट टू सॉल्वेट अ सॉल्ट, राइट। जितना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा, जैसे वाटर है, तो हायर द एबिलिटी टू डिजोल्व सल्यूट, but always higher dielectric constants does not indicate higher ability to dissolve solute. For example, formamide and methyl formamide, liquid hydrogen peroxide, liquid HF, uh, all of them they have dielectric constant, but they are inferior solvents, so they are not uh, a good solvent as such। ठीक है, वाटर की निस्बत ये इतने अच्छे सॉल्वेंट नहीं हैं, ऑल्दो दीज आर पोलर एंड पोजेस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बट दे आर नॉट एज गुड सॉल्वेंट एज वाटर। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, आई वाज थिंकिंग दैट इट इज वाटर, बट दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। So donation of electron pair, this is another factor the ability of solvent to donate an electron pair to the cation is another property to determine the solvating ability. Higher the readily availability of electron pair, higher its solvating property. Most common solvents for inorganic salts contain a nitrogen atom and oxygen atom available for interacting with केटाइन ऑफ द सॉल्ट। अच्छा, अब इसमें जो कॉमन एग्जांपल है हमारे पास, आपको पता है वाटर की है। वाटर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर हैं विच इट कैन इंटरेक्ट विद केटाइन ऑफ द सल्यूट। इसमें वाटर, अमोनिया, दे हैव रेडीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स। मिथाइल नाइट्राइल electrons are spread over nitrogen and two oxygen, so it is not an effective solvent। ठीक है, नाइट्रोमीथेन भी इसको बोलते हैं।
तो नाइट्रोमीथेन के सूरत में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स दीज आर स्प्रेड ओवर नाइट्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, so this is not a good electron donor, so as a result not a good solvent. Tertiary butyl alcohol has bulky groups which can prevent close approach of metal ion to donate electron pair. तो ये ट्रशरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसमें आपको पता है एफएससी में या प्रीवियस बीएस के प्रीवियस जो आपके पास है सेमेस्टर्स, उसमें रेजोनेंस इफेक्ट और इसके अलावा स्टीरिक हिंड्रेंस के टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं और बहुत तफसील से, और ये फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स पुअर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ऐसा सॉल्वेंट जो इलेक्ट्रॉन पेयर अच्छे तरीके से देगा, इट विल बी अ गुड सॉल्वेंट, अदरवाइज नॉट। Solubility rules. So the first solubility rule, these are the very well known solubility rules, and we have applied these rules in salt analysis. So this is actually a repetition. All chlorides are soluble in water and dilute acid except those of silver, mercury and Columbus. Okay, actually this is Coulombic. So the best thing is I will read it as such. तमाम के तमाम क्लोराइड्स, अब ये क्लोराइड्स का मतलब हमारे पास है जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, राइट, और इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो ये सारे के सारे यानी जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उनको हम शुरू में बोलेंगे और साथ में क्लोराइड, तो वो फिर पूरा सॉल्ट बन जाएगा। तो तमाम के तमाम क्लोराइड्स दीज आर soluble in water and dilute acid except those of silver, mercurous and Coulombic, sorry. The bromide and iodide are also soluble in water and dilute acid except HgBr2, mercuric bromide, which is only moderately soluble. Iodides of silver, iodides of mercury, bismuth and stannic, these are insoluble. ठीक है, all fluorides are insoluble in water, यानी जैसे आप कह लें सोडियम फ्लोराइड है, पोटाशियम फ्लोराइड है, so all of them these are insoluble in water, सवाए अमोनियम और सिल्वर फ्लोराइड के। ये M प्लस जो लिखा हुआ है ये तो गलती से लिखा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, दिस इज अ मिस्टेक। ठीक है, M से मुराद तो हम कोई भी मेटल लेंगे जो पीरियोडिक टेबल के अंदर है, तो इसलिए ये M प्लस यहाँ पे नहीं आएगा। तो अब क्या है कि तमाम की तमाम फ्लोराइड जो हैं दीज आर soluble in water with the exception of ammonium fluoride which is water soluble and silver fluoride which is also water soluble. All of oxides are insoluble in water with the exception of barium oxide, strontium oxide and copper oxide. ठीक है, these are यानी तमाम के तमाम ऑक्साइड्स insoluble हैं, सिवाय बेरियम और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड के विच आर soluble, और कॉपर के जो ऑक्साइड्स हैं these are moderately soluble. All sulfides, selenides and tellurides, these are insoluble in water with the exception of ammonium sulfide, selenides and tellurides. Again ये M plus और M plus 2, this is by mistake. All sulfates are soluble in water with the exception of barium sulfate, strontium sulfate, lead sulfate, copper sulfate, सिल्वर सल्फेट। ठीक है, तो इसमें तमाम के तमाम सल्फेट्स सॉल्युबल हैं सिवाय बेरियम सल्फेट के जो कि सॉल्युबल नहीं है, स्ट्रोंशियम सल्फेट भी सॉल्युबल नहीं है, लेड सल्फेट भी नहीं है और कॉपर सल्फेट भी वाटर सॉल्युबल नहीं है। लेकिन जो सिल्वर सल्फेट है दिस इज मॉडरेटली सॉल्युबल। Okay, there was a small pause, actually I was confirming this. So this is right actually. All sulfates these are soluble in water with the exception of
barium sulfate, which is totally insoluble. Likewise, strontium sulfate is also insoluble, and lead sulfate, this is also insoluble. जबकि ये कॉपर सल्फेट और जो सिल्वर सल्फेट है, these are moderately soluble. यहाँ पर फुल स्टॉप आना चाहिए. कॉपर सल्फेट एंड सिल्वर सल्फेट, these are moderately soluble. All acetates, chlorates, perchlorates, nitrites, nitrates, permanganates, these are soluble in water. Potassium and ammonium perchlorates are moderately soluble. Silver nitrate, nitrite and acetate, these are also moderately soluble. Most of the fluorosilicates, thiocyanates and thiosulfates, these are soluble in water, with the exception of fluorosilicates of barium, thiocyanates of silver and mercury, lead, and thiosulfates of silver and lead. All arsenates, arsenides, borate, carbonates, cyanides, ferricyanide, ferrocyanide, oxalates, phosphates, sulfides, these all are insoluble in water except those of ammonium. ठीक है, तो आमतौर पे जो अमोनियम के सॉल्ट्स हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं. Now we are going to discuss a very important topic, which is why we need non-aqueous solvents. Water is the most commonly used solvent because of the reasons: its ability to dissolve a wide variety of substance, being cheap, available in pure substance, easy to handle in convenient liquid ranges, and ability to form solvates, that is hydrates, and mostly it can act as an inert solvent. So these are the important properties which make water as a universal solvent. But then why we need non-aqueous solvents? So the answer lies in the limitation of water as a solvent. Uh, Actually, there are some factors on the basis of which water not acting as a good solvent. The first thing is liquid range. Water liquid range में exist करता है only from 0 to 100 degree centigrade. Its inability to dissolve certain solids, reaction of water with certain metals, इसका dielectric constant, इसका leveling effect, reaction with strong oxidizing or reducing agents के साथ, या complex formation reaction. ठीक है, तो ये सारी लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से वाटर गुड सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट नहीं करता. अच्छा, अब इसमें देखें, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. लिक्विड रेंज फ्रॉम 0 to 100, so no reaction can be carried out beyond this limit. इनएबिलिटी टू डिसॉल्व सर्टन सॉल्ट्स, जैसा कि हमने पीछे रूल्स में भी देखा, तो सिल्वर क्लोराइड, lead chloride, barium sulfate and carbonates of alkaline earth metals, they are insoluble in water, so we need a solvent in which these solutes can be solubilized. Reactions of these compounds, they cannot be carried out in water. Alkali and alkaline earth metals, they react in water, so the chemical reaction of such metals, they cannot be carried out in water. Dielectric constant of water is not suitable solvent for non-polar solvent solutes, because water has a high value of dielectric constant, that is 81.7 at 0 degree centigrade. तो इसका चूंकि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट का काम होता है, और हम जानते हैं लाइक डिजोल्व लाइक, तो वाटर नॉन पोलर फ्लूइड्स को सॉलिबलाइज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ इट्स हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. देन लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था. द रिएक्शन इन्वॉल्विंग एसिड्स स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोनियम आयन एंड बेसिस स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोक्साइड आयन कैन नॉट बी कैरिड आउट इन वाटर ड्यू टू लेवलिंग इफेक्ट, क्योंकि वाटर ऐसे शो करता है
कि तमाम के तमाम एसिड्स जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्रोनियम आयन से ज़्यादा है वो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हाइड्रोनियम आयन के बराबर कर देता है, और वो तमाम बेसिस जिनकी बेसिक स्ट्रेंथ हाइड्रोक्साइड आयन से ज़्यादा है वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को लेवल कर देता है, बिकॉज हाइड्रोनियम आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड and hydroxide ion is the strongest base which can exist in water. That a chemical reaction involving strong reducing agents cannot be carried out in water because they react with water to liberate hydrogen gas. Complex formation reactions. Certain complex formation reactions they cannot be carried out in water due to the metal ion. It has high affinity for water like aluminium, iron, chromium. The result is the formation of strong metal oxygen bond. ठीक है, तो ये complex formation reaction ligand वाले reaction भी water में some of the reactions they cannot be performed. अब जो ligand है the ligand is insoluble in water. Because of these reasons non-aqueous solvents are required for various types of chemical reactions. uh, thank you very much. This was the end of this lecture, and we will meet in the next lecture, uh, a non-aqueous solvent, ammonia, and then further 3 to 4 lectures they will be on ammonia. Till then, Allah Hafiz.